हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना जो अभी इन्वेस्ट करने के बाद आपको आने वाले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे दें, तो बिल्कुल आप इस वीडियो में बने रहें। ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी और देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में जिन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे वो हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन या फिर टिप नहीं है। हम इन म्यूचुअल फंड्स की तरफ बायस भी हो सकते हैं। इस वजह से कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय जरूर ले लें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला फंड होने वाला है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। दोस्तों, ये एक मिड कैप फंड है जो छोटी और कुछ बेहतरीन मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और इस फंड ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। हम उन रिटर्न्स को भी ज़रूर देखेंगे। इस फंड ने पिछले 3 सालों में 29% एनुअलाइज रिटर्न दिया है। और अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो इसने हर साल 35.56% के इंटरेस्ट से हमें रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, ये काफ़ी एग्रेसिव रिटर्न्स है, काफ़ी ह्यूज रिटर्न्स है। दोस्तों, इस फंड का जो साइज है वो 23,700 करोड़ से भी ज़्यादा का है। दोस्तों, अगर हम इसके होल्डिंग को देखें तो इसने 30 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। सबसे ज़्यादा 9.91% कोफोर्ज लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टेड है। फिर परसिस्टेंट सिस्टम के अंदर 9.5%, कल्याण ज्वेलर्स, डिक्सन टेक, मैक्स केयर हेल्थ, पेटीएम और इस तरह से कई बेहतरीन कंपनी हैं। टोटल 30 कंपनी के अंदर इस फंड का इन्वेस्टमेंट है। अगर हम होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इक्विटी के अंदर 71.7% एलोकेटेड है। फिर कैश में 18.8% है। साथ ही साथ डेट के अंदर 9.6% का एसेट एलोकेशन किया गया है। अगर हम इक्विटी के अंदर भी सेक्टर को देखें तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर 32% है, कैपिटल गुड्स के अंदर 18% और इस फंड ने सर्विसेज साथ ही साथ हेल्थ केयर एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों, अगर रैंक वाइज देखें तो कैटेगरी के अंदर पिछले 5 साल में इसकी सेकंड नंबर की रैंकिंग रही है और इसका जो एवरेज है वो 29.7% का रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा फंड है जिसे हम स्टडी करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। हालांकि ये कोई टिप नहीं है, आप अपनी तरफ से रिसर्च ज़रूर करें। दोस्तों, ये फंड उन लोगों के लिए परफेक्ट हो सकता है जो एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं और थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिए, मिड कैप फंड में थोड़ा रिस्क तो होता है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अब सोचिए, अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आज भी मौका है, वक्त अभी आपके हाथ में है, लेकिन डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप इस फंड के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लें और अगर आपको सही लगता है तो फिर आप इस फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो अगला फंड होने वाला है वो है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इन्वेस्ट करता है। आजकल भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एक की फोकस एरिया है। हाईवे प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटीज़, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सब कुछ इस सेक्टर का हिस्सा है। इस फंड का फोकस इन्हीं फ्यूचर प्रोजेक्ट पर है जो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। दोस्तों, इस फंड ने हमें पिछले 3 साल में 30% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 39.59% एनुअलाइज्ड रिटर्न हमें मिला है। और इसका जो फंड साइज है ये पिछले वाले फंड से थोड़ा छोटा है। इसका जो फंड साइज है वो 6,800 करोड़ से ज़्यादा का है और इसने टोटल 72 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सबसे ज़्यादा लार्सन एंड टूब्रो के अंदर 9.43% का एसेट एलोकेशन दिया गया है। फिर अदानी पोर्ट के अंदर भी 4% से ज़्यादा का है। कई अच्छी कंपनीज हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री और इस तरह से टोटल 72 कंपनी के अंदर इस फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया गया है। होल्डिंग एनालिसिस में सबसे ज़्यादा इक्विटी देखने को मिलता है। इक्विटी के अंदर 93.4% का एलोकेशन है, कैश में 5.1% है और डेट के अंदर
0.9 यानी हम कह सकते हैं 1% का एलोकेशन दिया गया है। अगर हम इक्विटी के अंदर सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के अंदर 29.4% का एलोकेशन है। होना भी चाहिए क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फंड है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर तो इतना बनता ही है। साथ ही साथ मेटल एंड माइनिंग भी हमें देखने को मिल जाता है। कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, एनर्जी एंड फाइनेंशियल सेक्टर में भी हमें एलोकेशन देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी रैंकिंग देखें तो इस कैटेगरी में पिछले 5 सालों में सेकंड नंबर पर ये आता है, और अगर इसका एवरेज देखें तो 32.7% का रिटर्न दिया है, और ये रिटर्न एनुअलाइज्ड रिटर्न है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा भारत के डेवलपमेंट के साथ ग्रो करे तो ये फंड आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। इमेजिन कीजिए जब आप अपने देश की ग्रोथ का हिस्सा बनते हैं और अपने रिटर्न भी उसी स्पीड से बढ़ते देखते हैं, तो इस फंड को आप अभी मिस नहीं करना चाहेंगे। अब हम अपने आज के तीसरे फंड को देख लेते हैं। तो आज का जो तीसरा फंड होने वाला है वो है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक बैलेंस फंड है जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से। मतलब जब मार्केट में रिस्क ज़्यादा हो तो ये डेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, और जब मार्केट फेवरेबल हो तब इक्विटी में ज़्यादा एलोकेशन देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके रिटर्न्स को देखें तो पिछले 3 सालों में इसने 20% एनुअलाइज रिटर्न दिया है, और पिछले 5 सालों में 27% के हिसाब से हमें रिटर्न देखने को मिला है। इसका जो फंड साइज है वो काफ़ी बड़ा है, जो 90,300 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल जाता है। इस फंड ने टोटल 402 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा HDFC बैंक में 5.71% का एलोकेशन देखने को मिल जाता है। बैंकिंग सेक्टर्स के और भी हमें कंपनीज देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इस तरह से कुल हमें 402 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी के अंदर 56% का एलोकेशन है, डेट के अंदर 30.8% का एलोकेशन दिया गया है, और कैश में 11.6% है। इक्विटी के अंदर भी कई सारे सेक्टर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड हेल्थ केयर में भी हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। डेट के अंदर भी सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 38% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके रैंक की बात करें तो इस कैटेगरी में पिछले 5 सालों में हमें ये रैंक 1 पर देखने को मिल जाता है, और अगर इसके कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 14.9% का हमें कैटेगरी एवरेज देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो रिटर्न्स है पिछले 5 सालों में वो 27.1% है, यानी लगभग कैटेगरी के एवरेज से 2 टाइम्स ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक हमारे लिए अच्छा चॉइस हो सकता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसे फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं, यानी लो रिस्क और स्टेडी रिटर्न का कॉम्बिनेशन। इसीलिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर रखना चाहते हैं तो इन फंड का आपके पोर्टफोलियो में होना एक अच्छा साइन हो सकता है। आपका पैसा सेफ भी रहे और ग्रो भी करे, ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है, लेकिन अभी भी कई लोगों ने इसके बारे में सोचा नहीं होगा, तो ये आप मिस नहीं करना चाहेंगे। दोस्तों, अब हम अपने आज के चौथे फंड की तरफ बढ़ते हैं। तो जो आज का हमारा चौथा फंड होने वाला है वो मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस की तरफ से है। फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड। तो दोस्तों, ये एक सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड है, मतलब कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक डिफेंस इंडेक्स फंड है, मतलब कि इंडिया के डिफेंस कंपनी के अंदर ये इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये एक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, और अगर वो सेक्टर हमें डाउन देखने को मिलता है तो हमें काफ़ी लॉस भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब अपने पोर्टफोलियो में केवल एक सेक्टर में इन्वेस्ट ना करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने बताया था कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और हम अपने पोर्टफोलियो को होने वाले हाई रिस्क से कैसे बचा सकते हैं। तो उस वीडियो का जो मैं लिंक है वो आई बटन पे दे दूंगा, आप चाहें तो उसे भी वॉच कर सकते हैं। अब हम इस फंड को देख लेते हैं। दोस्तों, ये फ़ंड को आए हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये फ़ंड 2024 के जून मंथ में लिस्ट होते हुए देखने को मिला था, तो अभी ये बिल्कुल नया है। अभी इस फंड के 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, और इस फंड का जो भी फंड साइज है
वो 1970 करोड़ का है। तो ये भी काफ़ी कम है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि इंडिया का जो डिफेंस मार्केट है वो आने वाले कुछ टाइम में काफ़ी ग्रो कर सकता है, इसीलिए हमने इस फंड को पिक किया है। दोस्तों, इसके साथ साथ HDFC का भी एक डिफेंस इंडेक्स फंड है। हालांकि उसके अंदर अभी हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से एकमात्र यही हमें ऐसा म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है जो डिफेंस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। अगर हम इसके होल्डिंग को देखें तो इसने टोटल 16 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को सबसे ज़्यादा 21.39% का एलोकेशन दिया गया है। डिफेंस की और भी कंपनीज हैं जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको 18.73% का एसेट एलोकेशन दिया गया है। और भी कंपनीज हैं जैसे कि सोलर इंडस्ट्रीज, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स, जेनटेक, और इस तरह से टोटल 16 कंपनीज हैं जिसके अंदर इस फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। इसमें हमें पारस डिफेंस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। पारस डिफेंस में 1% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमें पारस डिफेंस को काफ़ी बड़ा ऑर्डर देखने को मिला था। ये ऑर्डर DRDO की तरफ से था। तो फ्यूचर में इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो करेगी और उसके साथ साथ डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक भी हमें काफ़ी हाई रिटर्न दे सकते हैं। और अगर इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो करती है तो इस म्यूचुअल फंड से भी हम काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। ऑल्दो ये काफ़ी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर हमें हाई रिटर्न चाहिए तो रिस्क भी हमें उठाना पड़ता है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार इसकी स्टडी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, आज के हम अपने लास्ट और 5वें फंड को देख लेते हैं। आज का जो हमारा 5वां और लास्ट फंड होने वाला है वो है क्वांट मल्टी एसेट फंड। ये आखिरी फंड है जिसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों में इन्वेस्ट किया जाता है। ये फंड आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है, यानी अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड आपका पोर्टफोलियो बचा सकता है। ये फंड एक बैलेंस्ड अप्रोच रखता है जिससे रिस्क कम होता है और रिटर्न स्टेबल रहता है। दोस्तों, ये फंड भी बहुत पुराना नहीं है, अभी इसके केवल 1 साल ही कंप्लीट हुए हैं और इसने 10% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके फंड साइज को देखें तो ये काफ़ी कम है, केवल 31 करोड़ का है। और इसके अगर हम होल्डिंग को देखते हैं तो इसने अपने होल्डिंग को भी डाइवर्सिफाई कर रखा है। हम देख सकते हैं सोवरेन बॉन्ड के अंदर भी हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ हमें कुछ स्टॉक्स भी देखने को मिल जा रहे हैं जैसे कि HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक। तो इस तरह से इसमें हमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। होल्डिंग में हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डेट के अंदर 44.1% का एलोकेशन दिया गया है, इक्विटी के अंदर 37.1% का एलोकेशन है और कैश में हमें 6.9 यानी लगभग 7% देखने को मिल जाता है। अगर हम इक्विटी का सेक्टर एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में 35.4% का एलोकेशन दिया गया है। टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और इंश्योरेंस सेक्टर में भी हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। डेट के अंदर भी हमें सोवरेन बॉन्ड में 70% का एलोकेशन देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसके रैंक की बात करें तो क्योंकि अब ये बहुत पुराना नहीं है, इसीलिए हमारे पास केवल 1 साल का ही डेटा है, तो उस हिसाब से इसकी 9th नंबर की रैंकिंग आती है। कैटेगरी का जो एवरेज रहा है वो 10.1% का रहा है और इसने जो रिटर्न दिए हैं वो 9.3% दिए हैं। हो सकता है ये अपने इंडस्ट्री के जो एवरेज है उसको भी बीट कर दें। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से, आप इन सब फंड को अपनी तरफ से स्टडी ज़रूर कर लें किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। दोस्तों, अगर आप भी एक सिक्योर और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो क्वांट मल्टी एसेट फंड आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है। अब सोचिए, एक ही फंड जो आपको हर एंगल से प्रोटेक्ट करता है, रिस्क कंट्रोल करता है, हमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है, स्टेडी रिटर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं। आपके पास अभी भी टाइम है इस फंड में इन्वेस्ट करने का। इस फंड को स्टडी कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है और सभी फंड का चयन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है। इसीलिए अपने डिसीजन लेने से पहले एक बार रिसर्च जरूर कर लें। आप अपने लाइफ गोल के हिसाब से अपने फंड को चूज कर सकते हैं और अगर आप अपने लाइफ गोल को पूरा करना चाहते हैं तो अभी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इन फंड में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही टाइम है क्योंकि इनमें काफ़ी पोटेंशियल है और हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम डिसीजन लेने में देर करेंगे तो हमें होने वाले गेन्स भी मिस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर इससे पहले हमारे वीडियो को आपने नहीं देखा तो हमने कई
टॉपिक को कवर कर रखा है। आप हमारे चैनल को विजिट करके हमारे उन वीडियो को देख सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में 2025 के लिए कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड भी बताया था जो काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। साथ ही साथ हमने डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी वीडियो बनाया था, आप वो ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट ज़रूर करें। आप हमें बता सकते हैं कि आप और किस टॉपिक के ऊपर जानकारी लेना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके फाइनेंशियल जर्नी को ईजी और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।